अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तान। आज 25 मार्च है। आज से ठीक 30 बरस कबल कप्तान ने अपनी होनहार और बासलाहियत टीम की बुनियाद पर पाकिस्तान को दुनियाई क्रिकेट का बादशाह बनाया था। इसी वर्ल्ड कप की शानदार कारकर्दगी की बुनियाद पर कप्तान वजीर आजम बना। आज से 30 बरस कबल टीम ने मैदान में कप्तान पर एतमाद का इजहार किया था, लेकिन आज 3 दहाइयों बाद कप्तान की अपनी ही टीम को कप्तान पर एतमाद नहीं रहा। 25 मार्च 1992 को कप्तान की टीम को देखने के लिए कौम टीवी के सामने बैठी थी, मगर आज 25 मार्च 2022 को कौम कप्तान के खिलाफ अदम एतमाद के नताइज जानने के लिए टीवी के सामने है। आज से 30 बरस कबल कौम ने कप्तान पर फूल बरसाए, उसकी राहों में पलकें बिछाई, मगर आज कप्तान आवाम से अपील कर रहा है कि कौम उसके साथ खड़ी हो। इस वक्त कप्तान की शान में मुल्क के तूलो अर्ज में बैनर्स लगे हुए थे और आज मुल्क की शाहराहों पर कप्तान के खिलाफ बैनर्स हैं। इस वक्त अवाम कप्तान के इस्तकबाल के लिए सड़कों पर थी और आज अवाम कप्तान से निजात के लिए सड़कों पर है। उस वक्त कप्तान गैर जानिबदार अंपायर मुतारिफ करवाने का क्रेडिट लेते थे। आज का कप्तान अंपायर की उंगली का मोहताज, न्यूट्रल को जानवर करार देने वाला कप्तान है। वक्त का पहिया तेजी से घूम रहा है। कप्तान जो अमली इकदामात पर यकीन रखता था, आज महज वादों तक महदूद हो चुका है। पुराने कप्तान और नए कप्तान का जरा आपके साथ दे रखता हूं। इस एमनेस्टी स्कीम को मेरी और मेरी पार्टी मुस्तरद करती है। हम 2018 का इलेक्शन जीतेंगे। जिन्होंने एमनेस्टी ली है सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे। के लिए एक स्कीम लेके आए हैं। ये आपके पास एक मौका है कि जो भी आपकी बेनामी प्रॉपर्टीज पड़ी हैं, बैंक अकाउंट्स पड़े हुए हैं, इन सबको आप डिक्लेयर कर दें। हमने 1 करोड़ नौकरियां पाकिस्तान में पैदा करनी। सरकारी नौकरी दे दो। मैं कहा क्यों सरकारी नौकरी चाहिए? बस ये पेंशन लग जाएगी, आएगी, काम करो या ना करो कि तनख्वाह मिल जाएगी। ये जो रास्ता होता है तबाही का रास्ता है। ज्यादा से ज्यादा हफ्ते की रात को अंपायर की उंगली ऊपर चली जाएगी। मियां साहब, जब अंपायर की उंगली इधर चली जाती है तो क्या हो जाता है? एज कैप्टन पूरी कैंपेन चलाई न्यूट्रल अंपायर्स के लिए। और पाकिस्तान वो मुल्क था जो क्रिकेट की 100 साल तारीख से भी ज्यादा वो पहला मुल्क था जिसने अपने मुल्क के अंदर न्यूट्रल अंपायर्स खड़े किए। अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है। जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती। इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। उस वक्त यानी 92 के वर्ल्ड कप के मौके पर कप्तान के खिलाड़ी अपने बाउंसर्स, छक्कों और चौकों से कौम के दिल जीत रहे थे, मगर आज कप्तान के खिलाड़ी धौंस और धमकियों के जरिए मेंबरान को दबाव में लाना चाहते हैं। खिलाड़ी छक्कों और चौकों के जरिए मैच जीतने की बजाय सब कुछ तहस नहस करके निजाम की बिसात लपेट कर असम्बली को निस्तो नाबूद करके जीत के ख्वाब देख रहे हैं। कैसे खुद को खुदार के रूप में देख रहे हैं, जरा वो भी आपके साथ दे रखता हूं। खुदकशी हराम नवे मां बजान पर बारूद तड़े रहे हो द पार्लियामेंट के ते मुनाफिकीन में टोलो रोकड़ी हुए चे बिल्कुल दे तो बुनियाद खत्म सी चे चौक दे मामूल सौदा के खुदकशी हराम है। मेरा तो खुद बम्बार कोश बनने को जी चाहता है कि जहां ये सारे मुल्क के दुश्मन, दीन के दुश्मन बैठे हो तो मैं खुदकश बम्बार का धमाका करके इन सारों को नेस्तो नाबूद करूं। मेरी तो ये सोच है। न्यूट्रल अंपायर का क्रेडिट लेने वाले कप्तान पर इस वक्त सबसे बड़ा इल्जाम जानिबदारी का है और वो खुद अंपायर को साथ मिलाकर खेलने पर यकीन रखते हैं, मगर आज कौमी असम्बली के इजलास में भी कप्तान और उसकी टीम पर जानिबदारी का इल्जाम आयद किया जा रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने आज अदम एतमाद के मामले पर कौमी असम्बली का इजलास बुलाया, मगर बजाय इसके कि असद कैसर गैर जानिबदारी का मुजाहिरा करते हुए असम्बली का इजलास जारी रखते उन्होंने इजलास ही मुलतवी कर दिया। ये ऑपोजिशन का इल्जाम है और ऑपोजिशन क़यादत ने स्पीकर कौमी असम्बली पर आइन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद कर दिया। ऑपोजिशन इस तरह क्या राय रखती है वो भी आपको दिखाता है। जैसा कि आपने आज देखा कि स्पीकर नेशनल असेंबली ने आज फिर बतौर स्पीकर नहीं बल्कि पीटीआई के वर्कर की तरह कानून और रवायात को पार्लियामान की अपने पांव तले रोन दिया। मैं बहुत कहा कि मेरा माइक खोलें और वो उठकर चले गए। ये है वो स्पीकर का किरदार जो कि तारीख में स्याह अल्फाज में याद रखा जाएगा। इस स्पीकर ने इमरान का सहूलतकार बन ना सिर्फ आज का डेट से भागे, इससे पहले जब 14 दिन बाद आइन के मुताबिक सेशन को बुलाना चाहिए था उस सेशन से भी वो भागे। कि पार्लियामान के अंदर आइन, कवायद और जवाबित की दजियां 3.5 साल बिखेरी गई और आपने खुद मुशाहिदा की। आज भी स्पीकर साहब ने कस्टोडियन ऑफ द हाउस बनकर चेयर पर वो एक स्पीकर की हैसियत में नहीं थी बल्कि इमरान खान के जाती नौकर की हैसियत से थी। अब जहां ऑपोजिशन जमातें स्पीकर कौमी असम्बली पर जानिबदारी का इल्जाम आयद कर रही हैं, वहीं आज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने
ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को अपने निशाने पर रखा। उन्होंने ऑपोजिशन पर पैसों के इस्तेमाल का इल्जाम भी आयद किया। वजीर आजम ने आज एक बार फिर, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आज एक बार फिर उन्होंने कहा कि ऐसे मौके पर कोई कैसे गैर जानिबदार रह सकता है। नंबर 1 शहबाज शरीफ। मैं अमेरिकनों को नाराज ना करता। मैं तो अमेरिकन देखूं या यूरोपियन देखूं या कोई भी बूट देखूं, मैं तो पॉलिश करने शुरू कर देता हूं। शहबाज शरीफ, वो अचकन को संभाल के रख लो, क्योंकि वो मेरे ख्याल में आपको किसी और को देनी पड़ेगी, क्योंकि शरीफ खानदान के दिन इस मुल्क को चोरी करके लूटने के चले गए हैं। इंशाल्लाह इनकी जनाजे के ऊपर एक नया पाकिस्तान खड़ा हो रहा है। अल्लाह ने आपको किसी को ये इजाजत ही नहीं दी कि जब अच्छे और बुरे की जंग हो तो आप कहें जी मैं पीछे खड़ा हूं, मैं तो न्यूट्रल हूं, मैं तो किसी के साथ नहीं हूं। ये अल्लाह ने मुसलमान माशरे को इजाजत नहीं दी। ये जो न्यूट्रल की बात एक बार फिर इमरान खान साहब ने की है, इस पर आज आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा है, जरा उनका कमेंट भी आपके सामने न्यूट्रलिटी पर। सर, कुछ गैर जमहूरी कुव्वतें इससे फायदा उठा सकती हैं, तो उसके लिए क्या हिकमत अमली है? उसके लिए हिकमत अमली एक ही है कि अगर इतना शौक है किसी को तो हाथ संभाल ले। जरदारी साहब, हुकूमत की तरफ से दावा किया जा रहा है, आप दावत दे रहे हैं। मैं दावत आपको दे रहा हूँ सर। ऐसे भी कह रहे हैं कि मामला कुछ तय हो रहे हैं सर, बैकडोर। किसने कहा आपको? वजीर आजम के मुताबिक ऑपोजिशन खरीदो फरोख्त और पॉलिश में मसरूफ है, जबकि ऑपोजिशन ने भी हुकूमत के खिलाफ फाइनल राउंड का आगाज कर दिया है। हफ्ते को ऑपोजिशन इस्लामाबाद की जानिब सफर का आगाज करेगी, जबकि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने वजीर आजम इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा है कि कान खोल कर सुन लो, तुम्हें अब बचाने कोई नहीं आएगा। मुस्लिम लीग नून के शेरों, पाकिस्तानियों, तैयार हो जाओ, सीट बेल्ट बांध लो, जहाज किसी भी वक्त पुराने पाकिस्तान में लैंड करने वाला है। रोज कहता है कि मेरे पास सियासी पत्ते हैं, मेरे पास बड़े पत्ते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि खजां की तरह तुम्हारे सारे पत्ते झड़ चुके हैं। वो आवाम को आवाजें नहीं दे रहा, वो किसी और को आवाजें दे रहा है कि आओ अल्लाह का वास्ता है मुझे बचा लो। वो एड़ियां रगड़ रहा है दिन रात। तो सुन लो, कान खोल कर सुन लो, तुम्हें बचाने अब कोई नहीं आएगा। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि तुम्हें बचाने अब कोई नहीं आएगा, जिसको मर्जी आवाज दे लो, देख लो आवाज देकर। अब आगे से रिस्पांस आता है या नहीं आता। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, सीनियर एनालिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जनरल साहब, इमरान खान साहब ने आज फिर मानसेरा जलसे में कहा है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम ऐसे मौके पर गैर जानिबदार नहीं रहना चाहिए। अब न्यूट्रलिटी की बात होती है, गैर जानिबदारी की बात हो रही है। इमरान खान साहब बार बार किसकी जानिब इशारा करते हैं, किसको कह रहे हैं कि गैर जानिबदार नहीं रहना चाहिए? देखिए, मुझे तो इसका अंदाजा नहीं, लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि इस वक्त जो बातचीत गैर जानबदारी की हुई वो एस्टेब्लिशमेंट के बारे में ही होती रही, और यही वो अपोजिशन कहती थी कि जी एस्टेब्लिशमेंट अब न्यूट्रल है। मैं इस टर्म से एग्री नहीं करता। ये न्यूट्रल का लफ्ज तो अपोजिशन ने निकाला। दरहकीकत कहने को ये चाहिए, जो हो रहा है वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट आइन के साथ है, और आइन ये कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट का पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं है। लिहाजा वो अपोजिशन हो या हुकूमत हो या कोई भी पाकिस्तान की पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी हो, उसको तवक्को यही रखनी चाहिए कि सियासत में अफवाज पाकिस्तान का कोई दखल नहीं हो। मेरा ख्याल है यही मुल्क के लिए बेहतर है। साहब, ये राइटली पॉइंटेड आउट, बिल्कुल दुरुस्त बात है। ऐसे में DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार तो रिपीटेडली ये कह चुके हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर कि हमें सियासत में ना लाया जाए, फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन जब खास तौर पे हुकूमती ज़ोमा, हुकूमती वज़रा ये बात करते हैं, ऑपोजिशन भी जब ये करते हैं तो कंडेमनेबल है। लेकिन जब इसके बावजूद चलिए गैर जानिबदारी की बात कर दी ऑपोजिशन ने, हुकूमत जब बार बार फौज की बात करेगी तो इससे क्या तासुर जाएगा? मतलब आर दे सीकिंग फॉर एनी सपोर्ट और हेल्प एट दिस पॉइंट इन टाइम? सर, हो सकता है उनके ज़हन में कोई ऐसी चीज हो, लेकिन ये कि हुकूमत इस तरह की बातें करती रही है। आपको याद होगा कि हुकूमत हमेशा से ये कहती रही कि अफवाज पाकिस्तान और हम एक पेज में। ये इसका क्या मतलब होगा? आप एक पेज पे ही होते हैं। जो हुकूमत होती है उसको चूंकि आइन ऐसे इख्तियार देता है कि वो अफवाज पाकिस्तान से आइन की हदूद के अंदर काम ले सकते हैं, जो भी उनको हुक्म दें आर्टिकल 245 के तहत, तो वो तो उन्होंने पूरा करना है। लिहाजा आप एक पेज में हैं, वो किसी की भी हुकूमत हो। लेकिन जब आप बार बार ये कहेंगे, रटेंगे, तो ये आपकी हमाकत हो सकती है, लेकिन इससे दूसरे लोग कोई गलत मैसेज ले सकते हैं, गलत उससे कोई मतलब बहस कर सकते हैं कि हम एक पेज पे, हम एक पेज पे। तो ये कहते हैं एक पेज भी थे। तो आपने देखा कि पीछे ज़िमनी इलेक्शन जब हुए
तो तमाम इलेक्शन तो ऑपोजिशन जीत गई हर जगह, केपीके में भी, पंजाब में भी, सिंध में भी। तो आप उस वक्त भी फ़ौज पाकिस्तान तो यही कहते थे कि हमारा, और हुकूमत कहती थी एक पेज में है, और फ़ौज पाकिस्तान कहते थे कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं, दखल नहीं है इससे, सियासत से। जैसे साहब आज कुछ एंकर्स के साथ इस्लामाबाद में इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है और वाकिफान हाल ये बताते हैं कि वज़ीर आज़म एज्यूम कर रहे हैं शायद, देखिए एक तो टाइम बाय किया, आज भी स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास को मुलतवी करके, तो टाइम बाय करने से, इस अदम एतमाद की मोशन को पार्लियामान में डिस्कस करने से, टेबल होने से पहले पहले वो ये एज्यूम कर रहे हैं कि शायद कोई ना कोई उनकी मदद को पहुंचेगा। आपको लग रहा है कि कोई मदद हो सकेगी इमरान खान साहब की अगर वो एज्यूम कर रहे हैं ऐसा? ये अजम्पशन अगर उन्होंने आपको बताई है तो मुझे तो नहीं पता इसका, लेकिन मेरा अपना अंदाजा ये है कि हुकूमत भी उसी तरह हाथ पांव मार रही है अपने मुनहरिफ अरकान के पीछे, अपने एलाइज के पीछे। इमरान खान खुद ना जाएं, बेशक वो कहते हैं मैं किसी के साथ नहीं बैठूंगा, नहीं मिलूंगा, लेकिन उन्होंने अपनी टीमें लगाई हुई हैं। उनके जो मिनिस्टर वगैरह हैं, लोग हैं, वो दाएं बाएं कांटेक्ट करके लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और उसमें वो जो रास मुराद साहब हैं लाहौर के, वो लगे हुए हैं, और कई लोग। तो वो मेरा ख्याल है कि उस एफर्ट की तरफ हो सकता है उनकी तवक्कुआत हों कि अगर उनकी टीमें आके बताएं कि जी हमने ये 2-3 दिन में ये काम किया और ये लोग हमारे साथ वापस आ गए, तो हो सकता है कि ये उनको ख्याल हो कि ये 2-4 दिन और मिल जाए तो उसमें कुछ और भी आ जाएंगे। लेकिन लाइकली ये एफर्ट फ्रूटफुल साबित होती हुई दिखाई नहीं दे रही सर। एंड इफ दिस एफर्ट गोज इन वेन, तो आपको क्या लगता है इमरान खान साहब फिर फॉर्मली ऑपोजिशन की कम से कम इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव को अब सॉर्ट ऑफ नाकाम बनाने के लिए कि वो ना डिस्कस हो, खुद ही मुस्ताफी हो जाएंगे 27 मार्च के जलसे में? क्या ये बड़ा ऐलान कर सकते हैं? देखिए, खुद मुस्ताफी तो होना बिल्कुल वो किसी वक्त भी आप कर सकते हैं, उसमें तो कोई इशू नहीं है। द पॉइंट इज कि आप अगर ये समझते हैं कि मैं एक बाइज्जत एग्जिट करूं और मैं एक ऐसे पेडेस्टल पे खड़ा रहूं जहां मेरी कदर कीमत वापस रहे, तो वो इस तरह इस्तीफा देने से भी आप शिकस्त खुर्दा हैं, और अगर आपको उठा के बाहर मारा जाए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से, तो तब भी आप शिकस्त खुर्दा हैं। मेरा ख्याल है कि बेहतर सिचुएशन ये होगी, जो इनको मोस्ट प्रॉब्ली एस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश की थी कि एक फैसिलिटेटर का रोल अदा करें, और उन्होंने दोनों को सजेस्ट किया था कि जी एक इंतहाई कदम की तरफ ना जाएं, आप बैठ के बातचीत कर लें आपस में और गिव एंड टेक हो जाए। अब गिव एंड टेक में मैं बड़ा सोचता रहा कि ये गिव एंड टेक क्या हो सकती है। मसलन फेस सेविंग के लिए ऑपोजिशन जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन दी हुई है वो विड्रॉ कर लेते हैं, और ऑपोजिशन को फेस सेविंग देने के लिए इमरान खान साहब 2 दिन बाद इलेक्शन का ऐलान कर देते हैं कि जी हमारे लिए इलेक्शन कर रहे हैं, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद इलेक्शन हो जाएंगे, इंटरिम गवर्नमेंट बना लें, काम चल जाए। तो दोनों एक तरह से एक नई इब्तदा की तरफ चले गए, और आपने देखा कि उससे किसी की जीत या हार का लेकिन जैसा ये ऑप्शन शायद ऑपोजिशन को तो कबूल होता है, क्या इमरान खान साहब ने इस ऑप्शन को कबूल नहीं किया? नहीं किया। वो गालिबन, ये मेरा ख्याल है कि वो जर्नलिस्ट ने, किसी ने जाके ये सवाल किया था उनसे कि जी आप मिलके बैठ के तो बात करें। देखिए ना, बात तो इनको मिलके उनसे करनी चाहिए। जब आप बात करेंगे तो तभी कोई आपस में तय होगा ना इनका। वो भी चाहेंगे ऑपोजिशन वाले कि अगर हम विड्रॉ करें तो हमारे पास कोई गारंटी होनी चाहिए कि ये वाकई इलेक्शन का ऐलान करेंगे। तो चीज ये है कि ये तो इनको बैठ के बात करनी चाहिए थी। ये तो कोई और ऐसा नहीं कर सकता कि जाके कोई अदारा जाके गारंटी दे दे या कुछ कर दे, वो तो मुमकिन नहीं है। लेकिन ये कि ये इनकी प्रॉब्लम रही है शुरू दिन से ही कि ये ऑपोजिशन के साथ बैठ के बात नहीं करना चाहते। देखें, आप बेशक कहें कि वो चोर हैं, वो ये है, वो है, होंगे, सब आपकी बातें दुरुस्त होंगी, लेकिन एक बात जो आप झुठला नहीं सकते वो ये है कि वो इलेक्ट होके ऑपोजिशन जो है वो आई है पार्लियामेंट में, वो खुद चल के नहीं आए। दैट मीन्स टू से कि वो जो ऑपोजिशन बन गई, इलेक्टेड ऑपोजिशन बन गई, वो आज आपके पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है। हुकूमत का तस्वर ऑपोजिशन के बगैर नहीं है। सो नेचुरली उस ऑपोजिशन को आपको तस्लीम करके उनसे बात तो करना होगी। मुकदमे अपनी जगह पे वो चलते हैं, चलते रहें। बट अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब ने तो इक्तदार के इब्तदाई दिनों से ऐसा करना पसंद नहीं किया। सर लास्टली ये फरमाइएगा कि इस फ्रस्ट्रेशन के अंदर बंद गली में जाते हुए क्या इमरान खान साहब किसी गैर आईनी ऑप्शन का सहारा लेते हुए आपको दिखाई दे रहा है? गैर आईनी ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नहीं होती, वो दैट विल बी अ डिजास्टर। वो नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए कि कोई ऐसा गैर आईनी कदम उठाना। वो मेरा नहीं ख्याल कि वो मुल्क के मुफाद में है या उनके अपने अल्टीमेट मुफाद में होगा।
आइन के खिलाफ कदम उठाए हुआ कभी भी अदालत में चैलेंज हो सकता है, उस पर सजा भी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया लिहाजा जी। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरफ जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। जनरल अमजद शुएब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बार बार ये कहते हैं कि अपोजिशन की अदम एतमाद तहरीक नाकाम होगी। अब वो ये कहते हैं कि बड़े कॉन्फिडेंट है, उनके पास एक ट्रम्प कार्ड है, तुरप का पत्ता उनके पास है और वो एट द 11th आवर इस्तेमाल करेंगे जब वो फाइनल राउंड में मामला दाखिल हो जाएगा। अभी भी ये लगता है कि काउंटडाउन जिसका इंतजार किया जा रहा है वो काउंटडाउन अभी शुरू नहीं हुआ, क्योंकि आज स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने बड़े पुरएतमाद अंदाज में, गो के ऑपोजिशन भी इंतहाई सिक्योरिटी के अंदर अपने लोगों को लेकर आई थी, और नंबर काउंट की अगर बात की जाए तो नंबर भी ऑपोजिशन का जो है वो 162 में से 159 लोग मौजूद थे, 3 लोग गैर हाजिर थे। यकीनन उसका भी एक उज़र है कि एक तो अली वज़ीर साहब है, ऑब्वियसली उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं हुए, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर है, ऑब्वियसली वो जो है वो बीमार बताए जाते हैं, इस वजह से हाजिर नहीं हुए। लेकिन ऑब्वियसली अटेंडेंस तो ऑपोजिशन की बहुत अच्छी थी, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास को एडजॉइन कर दिया। जावेद अब्बासी साहब भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन सूरत हाल आपके सामने हम कौमी असम्बली, क्या जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ लाइन पर है प्रोड्यूसर जी? तो ज़रा आज कौमी असम्बली की जो सिचुएशन रही है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं कि स्पीकर असद कैसर साहब जो है उनकी तरफ से यूँ लगता है कि जो ट्रम्प कार्ड है, जो तुरप का पत्ता है, वो पहला ट्रम्प कार्ड जो है वो इस्तेमाल, जो बहुत सारे कार्ड्स हैं वो पहला कार्ड इस्तेमाल किया गया है। और आप देख सकते हैं कि बड़े इत्मीनान के अंदाज के अंदर, बड़े कॉन्फिडेंटली स्पीकर कौमी असम्बली जनाब असद कैसर साहब आए और उन्होंने जो रिटन स्टेटमेंट है, क्योंकि इससे पहले उनकी मुलाकात हुई संजरानी साहब से भी, जो चेयरमैन सेनेट हैं, ऑब्वियसली बड़े सीजनड हैं, वो भी पॉलिटिशियन है, और जिस तरह से वो ईवान को चलाते रहे हैं, रूलिंग देते रहे हैं, उनकी एक यादगार रूलिंग का तस्करा भी हुआ, यकीनन उनसे भी कंसल्टेशन की होगी। और उसके बाद आज उन्होंने वही किया जो प्लान्ड था, यानी इजलास को मुलतवी कर दिया गया पीर तक के लिए, 28 तक। अब होगा ये कि 27 को इमरान खान साहब का जलसा होगा, यानी वो उसको कैपिटलाइज किया जाएगा, और लगता है कि हुकूमत चाह भी यही रही थी कि जलसे तक जो है वो कोई भी बात ना हो, क्योंकि एजेंडा आइटम्स के अंदर अगर बात की जाए तो सेकंड एजेंडा आइटम जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का था, लेकिन नौबत यहाँ तक आई नहीं और उससे पहले ही इस इजलास को मुलतवी कर दिया गया। इस पर ऑपोजिशन और हुकूमत का इससे पहले तो एक कंसेंसस डेवलप होने की कोशिश की गई थी। कहा यह गया था कि देखिए ये एक पार्लिमानी रिवायत है, और पार्लिमानी रिवायत के मुताबिक जब कोई रुकन कौमी असम्बली वफात पा जाता है तो ऑब्वियसली उसके लिए दुआए खैर होती है, दुआ फातह खानी की जाती है, और उसके बाद इजलास की कार्रवाई मुअत्तल हो जाती है। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, बल्कि माजी में भी ऐसा होता रहा है। और अब की अगर टेन्योर की बात की जाए तो उसमें भी 1-2 बार ऐसा हुआ है कि जब कोई रुकन कौमी असम्बली का इंतकाल होता है तो उसके लिए फातह खानी के बाद इजलास को एडजर्न करना पड़ता है। लेकिन ऑपोजिशन का डेडलॉक यहाँ पर यह था कि अगर आपने इजलास को मुलतवी करना है तो आप उसको हफ्ते तक के लिए कर लीजिए, यानी जुमे के रोज़ के इजलास की कार्रवाई को मुलतवी करें और हफ्ते को इजलास बुलाया जाए। तो इस पर भी जो हुकूमत है वो राज़ी नहीं थी कि हफ्ते को भी इजलास नहीं बुलाया जा सकता है। तो बिलाखिर इजलास को बुलाया गया है पीर के रोज़, यानी 28 तारीख को, और इसका मतलब यही लग रहा है कि टाइम बाइंग है, टाइम बाय किया जाएगा और उसके बाद जो है वो मामला देखे जाएंगे। जावेद अब्बासी साहब गालिबन हमारे साथ अगर मौजूद हैं तो प्रोड्यूसर बता दीजिए, अगर हैं तो मुझे बताइए, कंफर्म कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम जावेद अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने तो कॉन्फिडेंटली वही किया जिसका वो इरादा रखते थे। तो वन ऑफ द कार्ड्स जो हुकूमत कहती है कि उनके पास बहुत सारे कार्ड्स हैं, तो क्या पहला कार्ड इस्तेमाल कर लिया आज हुकूमत ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये कोई बड़ा कार्ड नहीं था, ये सिर्फ टाइम बाय करने के लिए आप कह सकते हैं कि 1-2 दिनों के लिए उन्होंने टाइम किया है। इसमें भी कोई शक नहीं कि हाउस की ट्रेडिशन भी ये रही है और होता रहा है, लेकिन ये ट्रेडिशन कभी नहीं रही कि इस तरह वो जब इजलास में बात ही न करने दें। होता था इस तरह के, अगर कोई सिटिंग मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अल्लाह को प्यारा हो जाए या उनकी किसी इंतकाल हो जाए, उस सूरत में ये जरूर होता था कि दुआ की जाती थी, उसके बाद डिस्कशन होती थी और डिस्कशन करने के बाद फिर हाउस अडर्न कर लिया जाता था अगले दिन के लिए। ये मेरा ख्याल है कि पहली दफा इन्होंने एक स्पीकर साहब ने एक नया प्रेसिडेंट सेट करने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि इस तरह हाउस की भी इज्जत में कमी आती है। स्पीकर साहब खुद बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गए और इंस्टीट्यूशन के लिए ये को बहुत बेहतर काम नहीं होता। लेकिन जावेद भाई साहब, ऑपोजिशन ये कह रही थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव इज अ पीस ऑफ केक, बड़ी आसानी से हो जाएगी। लगता है कि हुकूमत कम से कम आपको टफ टाइम तो देना चाहती है, इतनी आसानी से जाना नहीं चाहती। देखिए जी, इनको निकालने को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किसी ने भी नहीं कभी कहा कि ये बहुत आसान काम होता है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस यकीनन एक बहुत बड़ा अमल होता है
उस पूरे बहुत बड़े अमल से सारा गुजारा जाता है। लेकिन उस मामले में स्पीकर न्यूट्रल होते थे, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होते थे, वो किसी की ख्वाहिश के मुताबिक काम नहीं करते थे, वो कहते थे जो कानून और आइन कहता है, और यही तवक्को करता है आदमी कि जी ये बात आज असद कैसर साहब ने भी की वैसे भाई साहब कि जहां तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला है, ये जुमला उन्होंने अदा किया कि जहां तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला है तो वो वैसे ही होगा जैसे आइन तकाजा करता है। जी तो वो होना चाहिए। हाँ वहां स्ट्रेंथ ले जाना अपोजिशन का काम है, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वो हमने किया हुआ है। अगर फेयर पूरा सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो, वो इजाजत दें, इस पर डिस्कशन करने के बाद वोटिंग हो, अगर हम साबित ना कर सकते अक्सरियत तो फिर तो आप कह सकते हैं कि जो हमने दावे किए थे वो गलत थे, जो हमने कहा था कि हम कर लेंगे। हाँ अगर हम साबित कर गए कि बंदे हमारे पूरे और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गया तो फिर मेरा ख्याल है आपको वही बात कहनी चाहिए जो हम कह रहे हैं। देखिए जावेद भाई साहब, इसमें हुकूमत की स्ट्रैटेजी ये है कि टाइम बाय करके जो मुनहरिफ लोग हैं उनको मनाया जाए, राजी किया जाए। अब लग ही रहा है, देखिए आज ट्रेरी बेंचेस के ऊपर अहमद हुसैन डैड साहब बैठे हुए थे जो मुनहरिफ हो गए थे और उसके बाद लगता ही है अब हुकूमती सफ़ों में वापस आ गए हैं। तो आपको लगता है कि आने वाले जो हफ्तों और इतवार का रोज़ है उसमें हुकूमत कुछ ऐसा करेगी और उसमें एक जलसा भी है कि बहुत सारे लोग आ जाएंगे ट्रेरी बेंचेस के ऊपर वापस? इनका जाना ठहर गया, अब सुबह गए या शाम के, ना मुनहरिफ अरकान को बताया जा सकता है। जो आदमी एक दफा चला गया है, जिसने जाके अपना नया एग्रीमेंट कर लिया है, जिसने इनको छोड़ दिया है, उसके लिए अब जाना मुमकिन नहीं होता। ये बातें हमने काफी दफा सुनी है, तादाद इससे कहीं ज्यादा हमारे पास है। बस स्पीकर साहब से ये दरख्वास्त है कि ये बकरे की मांग कब तक खैर मनाएगी, आप 2 दिन और ले लें, 4 दिन और ले लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 6 दिन और ले लेंगे, लेकिन अब ये मामला रुकने वाला नहीं है। अब ये बोरी से दाने निकल गए हैं, अब ये दोबारा दाखिल नहीं हो सकते। क्या जावेद भाई साहब ये इम्कान है कि 27 मार्च के जलसे में, यानी एक रोज़ बाद ही और इजलास से एक रोज़ पहले इमरान खान साहब जैसे वो कह रहे हैं कोई बड़ा ऐलान करेंगे, तो कोई ऐसा ऐलान कर दें या कोई ऐसी चीज़ है ऑपोजिशन की जो हाथ लग गई है कि जो सारा जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोमेंटम है वही टूट जाए? सर नहीं, वो उनके पास एक कार्ड है, मैं समझता हूँ कि बड़ा है उनके हाथ में एक कार्ड, और ये सारे मामलात रुक सकते हैं, और सारे मामलात जो हैं वो इसी प्रोसेस को रुकाया जा सकता है। वो कर सकते हैं कि वो खुद ही रिजाइन कर दें। वो क्या ने खिताब करते हुए जब क्योंकि मेरे अपने लोग भी मुझे छोड़ गए, मेरे हाजी भी मुझे छोड़ गए, लिहाजा मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की प्रोसेस में जाने से बेहतर है कि मैं रिजाइन करता हूँ और मैं इलेक्शन में लड़ूंगा। और अब हमें 2, 3, 4, 6 गालियां जिस तरह वो मिश्रा देते हैं वो देख के कौम के सामने चले जाए, तो ये एक ऑप्शन है और ये कार्ड है उनके पास। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं। नहीं, लेकिन वो इमरान खान साहब तो कह चुके हैं भाई साहब कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, कम से कम कुछ भी हो जाए वो इस्तीफा, हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहने की बातें और होती हैं और करने की बातें हो रही हैं। इमरान खान ने बेशुमार वादे किए हैं। इमरान खान तो इस हद तक गए थे कि अगर मैं IMF के पास गया तो मैं खुदकशी कर लूंगा। आपने सुने था वो बात कि नहीं सुनी थी? इस तरह बेशुमार बातें, वो बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की है। फिर वक्त आता है तो इमरान खान साहब यू टर्न लेने में 1 मिनट नहीं लगाते। तो आप फिक्र न करें, साइज को इस तरह का कुछ ऐलान की मुझे बहुत तवक्को है। अच्छा भाई साहब, लास्टली अगर मैं आपके इस आर्गुमेंट को बाय कर लेता हूं कि इमरान खान साहब मुस्ताफी हो जाते हैं तो फिर तो अगला वजीर आजम होगा, तो वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसी अगले वजीर आजम को नॉमिनेट कर देंगे, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो रास्ते में रहेगी। फिर ठीक है, वो जो अगला होगा उसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देना होता है। इस तरह नहीं होता कि इमरान खान किसी को नॉमिनेट कर दे, उसके लिए इलेक्शन होगा जी। लेकिन इलेक्शन में वो आए, वो फिर फैसला हम करेंगे कि हमने उसका क्या तरीकाकार अख्तियार करना है। तो वज़ीर आज़म और उनकी कैबिनेट मुस्तफा हो जाएगी, नया लीडर ऑफ द हाउस के लिए इलेक्शन होगा। वो बिल्कुल उनकी जमात का आदमी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। वो एक लीगल काम है, आईनी काम है, उसमें हम उनको नहीं रोकते। क्योंकि MKM ये कह चुकी है माइनस इमरान खान शायद कबूल हो सकता है। तो आपको लगता है कि फिर वही मुनहरिफ लोग या इत्तेहादी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब लेना होगा, यानी इलेक्ट करना होगा अगले वजीर आजम को, तो फिर ऑपोजिशन का ही साथ देंगे? मैं कहता हूँ कि ये जब रिजाइन कर देंगे तो इससे सूरत हाल पैदा हो सकती है, जिसका मुझे ज्यादा इम्कान है कि इमरान खान साहब, उनके पास एक ही चॉइस रह गई है अब घर में इज्जत से जाने की, तो वो जरूर चाहेंगे कि मैं उस अमल से अपने आप को बचा लूँ, ताकि मैं कल पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला वज़ीर आज़म ना हूँ जिसको कहूँ कि उसको वोट आउट किया गया, उसको वोट हम लोग कॉन्फिडेंस करके उसको निकाला गया। ये जरूर है क्योंकि मैं रिजाइन कर गया हूँ, मैं तारीख में इस तरह ना पहचाना जाऊँ। तो उसके बाद जाहिर है ये जो आइन ने प्रोसेस दिया उस प्रोसेस का अमल होगा। जिसके पास हाउस में एक्सपीरियंस होगी वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देगा।
बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अब्बासी साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर जावेद अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 63A की तशरीह के लिए जो सदारती रेफरेंस है उस पर समाअत कर रहा है। आज की समाअत में क्या हुआ है इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ भी। वेलकम है। आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेरे समाअत है। सदर ममलिकत ने 4 सवालात के जवाब जानने के लिए अदालत से रुजू कर रखा है। कोई रुकन असम्बली पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करते हुए वोट दे तो क्या वो वोट काउंट होगा, क्या उसे दुरुस्त वोट तस्वुर किया जाएगा या रुकन के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है, उसे डीसीट नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट से ये राय मांगी गई है कि क्या ऐसे रुकन जो पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करें और पॉलिसी के खिलाफ वोट दें तो क्या उनके वोट को शुमार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया है कि क्या जो वफादारी तब्दील करते हुए रुकन पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाए और साबित हो कि उसने आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी की है तो क्या उसे ताहयात नाअहल करार दिया जाएगा। चौथे सवाल में अदालत से राय मांगी गई है कि हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग को रोकने के लिए मौजूदा आईनी ढांचे में कौन से इकदाम उठाए जा सकते हैं जिससे फ्लोर क्रॉसिंग को रोका जा सके। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने 2 सवालों के जवाब दे दिए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सुबरता बंदयाल ने कहा है कि अगर कोई रुकने असम्बली तहरीक अदम एतमाद के मामले पर वोट डालना चाहता है तो उसे रोका नहीं जा सकता है। उसके वोट को शुमार ना किया जाना भी तौहीन है। लेकिन आज जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स ने हुकूमत की उम्मीदों पर मजीद पानी फेर दिया है। सदारती रेफरेंस पर समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि सदर ने आइन की तशरीह का कहा है, तशरीह से इधर उधर नहीं जा सकते, मुमकिन है रेफरेंस वापस भेज दें। 5 रुकनी और लार्जर बेंच की सरबराही करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि अमानत में खयानत करना बहुत बड़ा गुनाह है। क्या कोई रुकन डेक्लेरेशन भी देता है कि पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद रहेगा। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने दलाइल में कहा कि पार्लियामेंट में खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तें होती हैं। मखसूस नशस्तों वाले अरकान ने आवाम से वोट नहीं लिया होता। मखसूस नशस्तें पार्टी की जानिब से फहरिस्त पर मिलती हैं। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तों वाले अरकान भी सिंध हाउस में मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आपका बुनियादी नुक्ता यह है कि पार्टी को वोट ना देने वाले खयानत करते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि अगर वज़ीर आज़म हल्फ या पार्टी के आइन की खिलाफ वर्जी करे तो फिर क्या कार्रवाई हो सकती है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सर वज़ीर आज़म का जिक्र छोड़ दें, यहाँ उनका जिक्र नहीं हो रहा। वज़ीर आज़म 2 हल्फ लेते हैं, पहला बतौर MNA और दूसरा बतौर वज़ीर आज़म। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने पूछा कि क्या कोई भी रुकन वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद का इजहार कर सकता है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि पार्टी टिकट एक सर्टिफिकेट है जिस पर इंतखाबी निशान मिलता है। वज़ीर आज़म और रुकन असम्बली के हल्फ में फ़र्क है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि वोटर इंतखाबी निशान पर मोहर लगाते हैं, किसी के नाम पर नहीं। पार्टी के निशान पर इलेक्शन लड़ने वाले जमाती डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि अगर कोई अमानत वापस कर दे या पार्टी लाइन से इख्तलाफ करे तो, जबकि जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल ने पूछा कि पार्टी लाइन से इख्तलाफ करने वाला इस्तीफ़ा क्यों दे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आप मेरी पार्टी टिकट और मंशूर से आकर जमाती इख्तलाफ नहीं कर सकते, जिस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि एक बंदा इजहार राय कर रहा हो तो क्या उसको ताहयात नाअहल कर दिया जाए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि अगर आपको कोई कहे कि अटॉर्नी जनरल होने के बाद 5 साल प्रैक्टिस ना करें तो, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि आज़ादी इजहार राय की भी हदूद है। आप एक बीमार शख्स पर उस पर जो है उस चीख कर उसकी मौत की वजह बनकर आज़ादी राय इंजॉय नहीं कर सकते। कोई बीमार है उस पर चीखे और उसकी मौत वाक़ हो जाए, क्या ये आज़ादी इजहार राय। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 63A की खूबसूरती ये है कि इसे इस्तेमाल की ज़रूरत पेश नहीं आती। आर्टिकल 63A इजाफी रहा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दावा करता हूँ ताहयात नाअहली इनहराफ का खात्मा करेगी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको बताना होगा कि ताहयात नाअहली किस बात पर होनी चाहिए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि बेहतर ना होता कि सदर तमाम या फिर पार्लिमानी लीडर्स को बुलाकर मशवरा लेते फिर अदालत आते। अब ये रिमार्क्स हैं प्रोसीडिंग्स जो आज के दिन की प्रोसीडिंग्स हुई हैं उस पर ऑनरेबल जजेस के रिमार्क्स हैं। ऑब्वियसली ये कोई जजमेंट नहीं है, लेकिन इन रिमार्क्स से वो थॉट रिफ्लेक्ट होती है जो ऑनरेबल जजेस की है। और ऑनरेबल जजेस ने जो कल रिमार्क्स दिए हैं, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सुबरता बंदयाल साहब ने और दीगर जो लार्जर बेंच के रुकन जजेस हैं उनकी तरफ से जो रिमार्क्स आए हैं, उससे लगता यह है कि वो सवालात जो पूछे गए हैं सदर पाकिस्तान की जानिब से और 63A की तशरीह डिमांड की गई है उस पर अटॉर्नी जनरल दलाइल दे रहे हैं। लग ही रहा है कि थॉट यही है कि हुकूमत को यहाँ पर भी सुबकी का सामना करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर भी दाल गलती हुई दिखाई नहीं दे रही। अब हुआ यह है कि आज का इजलास तो मुलतवी कर दिया गया है, पीर को इजलास बुलाया गया है और पीर को
ही ये समाअत फिर होनी है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो मजीद दलाइल देंगे। लेकिन लग ये रहा है कि यहाँ पर टाइम बाय करके जो एक हेल्प जो है डिमांड की जा रही है, मांगने की कोशिश की जा रही है, वो भी हेल्प मदद जो है वो आती हुई दिखाई नहीं दे रही। अब यकीनन इजलास पीर तक के लिए मुलतवी हुआ है, लार्जर बेंच की ये समाअत मुलतवी हुई है। इसमें देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनामी चूल्हे ठंडे पड़ने का खदशा है सियासी सुनामी की वजह से, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इदारे शुमारियात और महंगाई के सुनामी पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कुंडी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुस्लिम लीग नून और हुकूमती जो मौक़िफ़ है वो तो सामने आ गया है। आज अटेंडेंस बहुत अच्छी रही असेंबली में ऑपोजिशन की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गो एक मेंबर गैर हाजिर है, उसकी भी वजह है उनकी खराबी सेहत बताई जा रही है। लेकिन ये फरमाइएगा सर, हुकूमत जो करना चाह रही है, क्या हुकूमत अपने प्लान को ठीक तरीके से वो तो एग्जीक्यूट कर रही है? पहला कार्ड तो खेल दिया उन्होंने इजलास को एडजर्न करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक मेंबर जो कि आज गैर हाजिर थे, उनका इशू ये था कि उनके ऊपर एक केस बना था जिनकी आज सिंध हाई कोर्ट में उनकी बेल हुई है 10 दिन की। तो होपफुली जो है वो इंशाल्लाह वो पहुंच जाएंगे मंडे के सेशन में। देखें, इस वक्त जो है स्पीकर कौमी असम्बली का जो रवैया है वो बिल्कुल ऐसा है जैसे वो टाइगर फोर्स का एक अदना सा वर्कर हो। आप मुझे बताएं कि तारीख में कौन सा स्पीकर ऐसा है जब अदम एतमाद की तहरीक आती है और वो पार्लियामेंट लॉजेस जाता है और लोगों के दरवाजे खटखटाता है कि तहरीक अदम एतमाद को नाकाम करो। पिछले दिनों आपने देखा होगा, आपके चैनल पे मैंने देखा कि वो MKM के पास गया PTI के वफ्द के साथ और उनके पाँव पड़ा, उनसे नारो मांगा इमरान खान के लिए, नहीं मिला। इस तरह काफ मुस्लिम लीग काफ के पास गए, उनके पाँव पड़े, GDA के पास, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पास, बाकी मेंबरान के पास जाकर स्पीकर कौमी असम्बली लोगों के पाँव पड़े। पहले उसने आईन शिकनी की है, कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी की है। इस पे तो पहल इसके ऊपर आर्टिकल 6 लागू होना चाहिए और मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह एतमाद के बाद पहला यही होना चाहिए कि इसके ऊपर आर्टिकल 6 लेकिन गुनी साहब, आज जो स्पीकर साहब ने किया वो कहते हैं एक तो पार्लियामानी रिवायत है कि ऐसा होता है, और दूसरा ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है अगर एडजर्न किया है तो। देखें, आइन और रिवायात में बहुत फर्क है। आइन बालातर हर चीज से, तो रिवायात हमें जो स्पीकर सिखाना चाहता था, क्या रिवायात ये नहीं थी कि आपका मेंबर जब फौत हो जाता है उसके लिए आप हाउस के मेंबरान को बोलने का मौका देते हैं कि उनको वो खराज तहसीन पेश करें? क्या उन्होंने वो रिवायत बरकरार रखी? ये हमें रिवायतें सिखाते हैं। इन्होंने जो तजलील की है इस चेयर की, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती कि स्पीकर ने ऐसा कोई काम किया। इनके इत्तेहादी हैं GDA वाले, फहमीदा मिर्जा साहिबा हमारे साथ स्पीकर थी, उनसे आप पूछ लें कि आपने कभी ऐसा काम किया जब आप स्पीकर थी? आपने आसिफ अली जरदारी साहब के लिए तो नहीं, यूसुफ रजा गिलानी साहब के लिए जब वो प्राइम मिनिस्टर थे या राजा परेश्वर वज़ीर आज़म थे, कभी आपने ऐसा काम किया? पार्लियामेंट चलिए गुनी साहब, अब टाइम तो हुकूमत ने बाय कर लिया है, अब क्या प्रेशर होगा मुनहरिफ लोगों को रिटेन करने का ऑपोजिशन के ऊपर? क्योंकि हुकूमत, जैसे आप कह रहे हैं कि स्पीकर साहब खुद दरवाजे खटखटा रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, जितना भी टाइम गेन करें, इनका जाना लिखा जा चुका है। ये भाग रहे हैं, ये दौड़ रहे हैं, इनको हम भागने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ताला इनकी आखिरी मंजिल जो है वो इनको हम इक़्तिदार से हटाएंगे। ये कभी इधर, पहले तो ये कह रहे थे कि अदम एतमाद लाओ और हम देखते हैं कैसे होता है। अब आप देखें किस तरीके से ये लगड़ बगड़ की फौज जो है वो भाग रही है, आपके सामने है किस तरीके से भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, मिन्नतें कर रहे हैं, NRO मांग रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके सामने है। आज मैंने देखा कि आज मानसेरा में जो भड़के ये मार रहे थे, एक और भी वहां पर जो है वो लगड़ बगड़ की फौज में एक वजीर आला था, जो अच्छी बात है। पहले तो वो गूंगा और बहरा था, अब उसने बोलना भी सीख लिया। लेकिन मैं उसको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला इमरान खान के बाद आपकी बारी है, तो आप हमारे अदम एतमाद को KP में रोक सके तो रोक लें इंशाल्लाह। आपका भी हम बंदोबस्त। दिस इज इंटरेस्टिंग कि जहाँ पर 2/3 मेजोरिटी है वहां पर आप कह रहे हैं कि अदम एतमाद को कामयाब बनाएंगे। अब कोनी साहब ये बताइए कि ये जो ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करना उन्होंने 45 मेंबर हमारे, जी 45 मेंबर खैबर पख्तूनख्वा के हमारे साथ राब्ते में हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे और कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मरकज के बाद सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हम इनके जो प्लस वाले हैं वसीम अकरम प्लस को हम वसीम अकरम माइनस करेंगे। चले लास्टली ये कहेगा, जो ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करने जा रहे हैं इमरान खान साहब, उन्होंने वादा किया हुआ 27 मार्च के जलसे में अनाउंस करेंगे, क्या वो आपको मुश्किल में डाल सकता है? पहले तो उनको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका से फारिग हो चुका है,
पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रंप को हम फारिग करने वाले हैं, उसके बाद इंडिया के डोनाल्ड ट्रंप की बारी है, वो भी फारिग हो जाए। उनके भी पार्लियामेंटरियों को चाहिए कि इंडिया के डोनाल्ड ट्रंप को भी वो फारिग करें। अच्छा। और ये बढ़ के मारने, हाँ, उसका जो कार्ड होगा वो यही होगा कि मैं जा रहा हूँ, मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मैं चले इस पे तो वैसे नून लीग और आपका कंसेंसस है कि वो अपने मुस्ताफी होने का ऐलान करेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। फैसल करीम कुंडी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आपने जाना है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। महंगाई का सुनामी है, इदारे शुमारियात की रिपोर्ट आ गई है, क्या बता रही है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत और अपोजिशन दोनों सियासी लड़ाई में मसरूफ हैं, ऐवानों, अदालतों और मैदानों में सियासी कशमकश उरूज पर है, तो दूसरी जानिब इंतजामिया मुकम्मल गैर फाल हो चुकी है, जिसकी वजह से रमज़ान मुबारक की बाबरकत सातों से कबल ही मुल्क में महंगाई बेकाबू हो चुकी है। जबकि एक हफ्ते के दौरान, अब देखिए, इदारे शुमारियात की रिपोर्ट एक तवील है और गरीब आदमी का दर्द बताने के लिए मेरे पास सिर्फ 40 सेकंड बचे हैं। इरादा तो यही था कि इदारे शुमारियात की पूरी रिपोर्ट मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता और वो ज़ख्म आप खुद टटोल सकते कि कहाँ कहाँ जो है वो चोट लगी है, कहाँ कहाँ ज़ख्म आया है। अगर एक हफ्ते के दौरान महंगाई की बात की जाए तो 1.10% का महंगाई में इजाफा हुआ है, जबकि महंगाई की मजमूई शरह 15.67% तक जा पहुँची है। और हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक 25 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। रमज़ान मुबारक की आमद है, मुखैर हज़रात में बतदरीज कम होते जा रहे हैं। गुज़श्ता साल 25% लोग राशन बैग बना सके थे, अब पता चल गया है कि 50% और ये तादाद कम हो गई है। 75% पहले थे, अब 50% रह गई है। अल्लाह ही खैर करेगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते।